2004 में भी टोटल जो केसेस है वो 47 बैंक हत्या के दर्ज हुए हैं। 2003 में टोटल केसेस 50 हैं। 2002 में टोटल केसेस 39 है और 2001 में टोटल केसेस 36 है और 2000 में जो है टोटल केसेस 43 है। तो इन केसों को लेकर के, क्योंकि ये केस वैसे हमारे पास आए साल 100 केसेस हमारी नारी अदालत में केस दर्ज होते हैं, जिनमें कि हमारे पास डाउरी का केवल 2 केस आए हैं। उन 2 केसों में भी उन महिलाओं ने प्रारंभिक स्थिति में ये नहीं बताया कि डाउरी मांगी जा रही है। धीरे धीरे जो अभी रिहाना ने बहुत सारे साथियों ने बनाया कि वकीलों के पास जाकर के और थाने के पास जाकर के वो डाउरी के केस बन जाते हैं। वहाँ पे उनको एक मोटिवेट किया जाता है कि आप डाउरी में केस को दर्ज करो ताकि आपके पूरे परिवार को उसमें फंसाया जा सके। मेरा कहना इसलिए है कि वकील और थाना इसमें इस दहेज को प्रोत्साहन देने में, आगे बढ़ाने में और इनकम करने में कि अर्निंग कैसे होगी, मुझे लगता है इनकी एक बहुत बड़ी अहम भूमिका इसमें है। जो मुझे देखने में जो थानों में लगता है, जो गाँव में महिलाएं आती हैं, जो बताती हैं, जो बाद में हमें पता लगता है कि वो केस डाउरी में चेंज हो गया है, तो कैसे हो गया, बात कुछ और थी और केस डाउरी में तब्दील हो गया बाद में। और इसको लेकर के मैं थोड़ी सी अपनी एक प्रेजेंटेशन को मैंने तैयार किया है। मैं चाहूंगी और भी लोग हैं और भी लोग बात में या तो आप पेपर यहाँ से सीख ले लेनी चाहिए और ये करना भी चाहिए कि तमाम हाई क्लास में दहेज का ज्यादा रिवाज है, तो हम तमाम इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, पीजी कॉलेज, तमाम जहाँ पे की लड़के लड़कियां रहती हैं और जो दहेज के लिए हम उन लोगों की मेंटलिटी को चेंज कर सकते हैं कि वो दहेज क्यों लेते हैं, क्या कारण है, उनके साथ में बहुत जबरदस्त तरीके से काम करने की जरूरत है। नंबर 2 है। तीसरा यह है कि जो लोग यहाँ पे भाषण दे देते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों में देखा है कि भाषण क्यों दे देते हैं, और प्रैक्टिकल रूप से उन्हीं के घरों में जब जाओ, जब ऐसे उसमें जाओ, तो मुझे लगता है कि तमाम काम दहेज को लेकर के बहुत बड़ा आलिशान उन लोगों की साथ सजावट होती है, आलिशान साझा होती है, तो कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। ये आग एक मोहल्ले से जले, एक गांव से जले, एक शहर से हो, कहीं से भी हो, अगर इसके हमें कुछ अच्छे नतीजे मिलते हो तो मुझे लगता है कि उसका हमें प्रचार और प्रसार करना चाहिए और लोगों तक ये बात पहुंचानी चाहिए, क्योंकि दहेज को खत्म करने में जितनी परेशानी लड़की को होती है उतनी ही परेशानी लड़कों को भी होती है। क्योंकि ऐसा केस हमने अगर देहरादून में एक किया है तो हमें पता है कि उसके माँ बाप उस लड़के को तमाम कन्विंस करने में, उसके परिवार को कितनी बड़ी परेशानी उस लड़के को उठानी पड़ी। तो ऐसी बात नहीं कि बराबर की परेशानी होती है, तो साथ में इसके हमें गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, मंथन करने की जरूरत है। और सबसे पहले अगर हमें दहेज मिटाना है तो अपने घर से इसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। इन शब्दों के साथ धन्यवाद। अब मैं वर्तमान में प्रिया के साथ जो 4 स्टेट है, यूपी, एमपी, बिहार और झारखंड, इसमें महिला मानवाधिकार के लिए उनके साथ काम कर रहे हैं। डेटा तो अभी हमारे पास नहीं है, पर हम अपने 20 साल के अनुभव के अनुसार जो फील्ड में ग्रास रूट पे संस्थाओं के साथ काम किया है, उस काम के अनुसार कुछ हमारे साथियों के अनुभव हैं और हमें लग रहा है ऐसे ही अनुभव जो यहाँ बोल रहे हैं या जो सामने बैठे हैं, सभी के यही अनुभव है। दहेज जो है इसकी शुरुआत लड़की के जन्म के ही साथ हो जाती है। जो आज हम कहते हैं जेंडरगत भेदभाव, लड़की के शिक्षा पर पूरा ध्यान न देना, उसके स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान नहीं देना, पर उसके दहेज के लिए जन्म से ही माँ बाप सोचने लगते और वहीं से उसकी गैर बराबरी पूरी शुरू हो जाती और उसका सामना जिंदगी को, लड़की को पूरी जिंदगी करना होता है। शादी की नींव ही पूरी दहेज पे आधारित होती है। हम कितना दे सकते हैं, हमारी क्षमता कितनी है, उसी के अनुसार परिवार वाले लड़का देखने लगते हैं। और इसमें ना माँ बाप पूरा अपना एक प्रतिष्ठा का विषय बनाते हैं, हम कितने अच्छे घर में अपनी लड़की की शादी करें, चाहे वो देने लायक है या नहीं। अगर नहीं है, कई माँ बाप ने ऐसे कहा जब हम लोग उनसे बात करते कि आप इतना दहेज कहाँ से दे रहे हैं, ये तो गलत है, कहाँ से दोगे? अरे मैम तुम बहन बार बार बोलने से अच्छा है एक बार बोले, मतलब थोड़ा थोड़ा जिंदगी भर देने से अच्छा है एक बार कर्ज लेके उसको दे दे ताकि अच्छी घर जाए। ये मानसिकता है समाज में। जब तक ये
जाए। कानून से पहले हमें खुद भी बदलना होगा, क्योंकि कानून तो बाद में आता है। लड़की की जब हम शादी तय करते हैं, माँ बाप बिल्कुल नहीं बताते कि हम कितना दे रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। पर जहाँ से लड़की का उत्पीड़न शुरू होता है, वहां से वो दहेज को बताना शुरू करते हैं। पहले कितना भी उनसे पूछो, विश्वास में लाके पूछो, तो नहीं वो लोग कुछ नहीं मांग रहे, हम कुछ नहीं दे रहे। लेकिन जहाँ लड़की का उत्पीड़न हुआ 1-2 बार, अब लड़की परेशान होके वापस माँ के घर आती है, तो माँ बाप नहीं चाहते कि लड़की फिर वापस माँ के घर आए, क्योंकि फिर वो खुद लड़कों के अधीन हो जाते हैं। तो उन्हें लगता अब लड़की फिर आ गई, अब क्या करें। तब फिर वो बताने लगते हमने ये इतना दहेज दिया था। काश ये पहले ये उतना जागरूक होके आवाज उठाए तो लड़की क्यों परेशान है। एक ये तो समस्या है। पर दहेज के लिए जहाँ हम सोचे तो मानसिक रूप से तो लड़की दूसरे दिन से ही प्रताड़ित होती, क्योंकि जो भी दुल्हन को देखने आ रहे, शादी में आ रहे, नाते रिश्ते, वो लड़की को कम देखते, मिला क्या, पहला सवाल होता है, मिला क्या। तो वहीं से लड़की के ऊपर मानसिक रूप से हिंसा होने लगती है, और वो हिंसा जब इतना बढ़ जाती है कि शारीरिक रूप ले लेती है, तभी वो जाके अपने पड़ोस में, परिवार में या माँ बाप को बताती है। और फिर जब हिंसा बढ़ने पे पुलिस में जाती है, क्योंकि पुलिस में जाने के बाद हमारे सामने ऐसे बहुत सारे केस आए कि लड़की कहती रही कि ये लोग खाने नहीं देते हैं, खाना बनाने के बाद ताला लगा देते हैं, ऐसे बहुत सारे तरीके से प्रताड़ित किया, पर उसको पुलिस ने कोई तवज्जो नहीं दी। पहले तो परिवार ने नहीं दी, और दूसरा अगर वो लड़की पुलिस पे पहुंची तो पुलिस ने कोई तवज्जो नहीं। जब कहीं चोट का निशान है, मारपीट का निशान है, डॉक्टरी हो गई, तभी उसका FIR दर्ज हुआ। FIR में जब कोर्ट गई तो कोर्ट ने पहला काम किया कि इनका समझौता करा दो, दोनों पक्षों का समझौता करा दो। अब वो समझौता की स्थिति में लड़की है या नहीं है, या उस परिवार में दोबारा जाना चाहती, क्योंकि उसकी जान को खतरा है, लेकिन उसको कोई नहीं सुने। इस बात को लेकर फैमिली कोर्ट के साथ हमने काफी काम किया और बहस की जज के साथ कि आप इस पर क्यों दबाव डालते हैं कि हमारे केस उस कोर्ट में इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, और हमारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट से दबाव आ रहा कि पेंडिंग केस बिल्कुल तुरंत कंप्रोमाइज कराइए, इतने केस नहीं होना चाहिए। तो वो उनका यही कहना था कि इनका क्या होगा, ये क्या करेंगे अपने घर जाके, क्योंकि जो जजेस की कुर्सी पर बैठे हैं वो भी कहीं ना कहीं पितृसत्तात्मक सोच है। वो कहते हैं ये सब पहले सोचना चाहिए था, अब तो इसको निभाना ही पड़ेगा, अब तो इसको ये करना ही पड़ेगा। आप किसी भी हद पे जाके इनका कंप्रोमाइज करा दीजिए, हम फिर देख लेंगे। यहाँ तक वो लालच देते कि आप फाइल बंद नहीं करेंगे, ये सेशन कोर्ट के हाँ, वो कहते हम आप कंप्रोमाइज कर लीजिए, हम फाइल बंद नहीं करेंगे। और अगर आपके पास 1 साल के अंदर फिर से अगर किसी तरह का उत्पीड़न हुआ तो फिर आपकी फाइल चालू हो जाए। तो समझ में नहीं आता कि ये लड़की एक बार जो कोर्ट तक आई, इतना केस आगे लाई, अब वो कंप्रोमाइज करके उस घर में जाएगी तो क्या होगा उस घर के साथ, और फिर दोबारा वो किस स्थिति में आ सकती है फाइल के लिए। तो इस तरह का पूरा एक प्रेशर लड़की के ऊपर, पहले परिवार का और दूसरा फिर पुलिस और कोर्ट का, और वकील तो उसको अपने ही तरीके से। कई बार ऐसे भी हमने केस देखे हैं कि वो लड़की, उन्होंने वकील ने अपनी फीस के लिए, केस की मजबूती के लिए, उस ससुराल वालों की उतनी हैसियत ही नहीं या माँ बाप की उतनी हैसियत ही नहीं, तब भी वकील लिखे हैं इतना नगा, इतना सोना, इतना चांदी। उनसे जब पूछो कि इतना दे सकती थी ये, नहीं क्यों लिखा, लड़की से पूछा इतना दिया, नहीं, तुमने वकील को बोला था, नहीं, हम तो चुप रहे थे, वकील ने अपने आप लिख दिया। पढ़ के भी नहीं सुनाते हो कि हमने इस केस में क्या बनाया है आपको। तो ये सारी विकट परिस्थितियां हैं, विसंगतियां हैं, ढेरों ढेर ऐसे उदाहरण हैं हमारे समाज में। और हम जहाँ की बुंदेलखंड की और यूपी की बात कर रहे हैं, वहाँ तो बहुत भयानक कहानियां हैं और आलम है जिनसे लड़कियां, औरतें हर रोज जूझ रही हैं। कोर्ट के प्रोबेशन अधिकारी की बात करें तो कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में प्रोबेशन अधिकारी नहीं है, SDM, समाज कल्याण अधिकारी और प्रोबेशन अधिकारी, इनको एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया। ना तो इन्हें कानून के बारे में मालूम है, ना इनके पास समय है ये सब करने का। बस चार्ज के रूप में, जैसे DB एक्ट में एक एक्स्ट्रा चार्ज है, उन्हें कुछ नहीं मालूम है आज तक।
और वही हाल इस कानून का है। तो ऐसे कुछ है, अगर ये मंच है और इस मंच पे इस कानून के लिए अच्छी चर्चा हो रही है, तो हम जरूर कल के दिन कुछ ठोस संकल्प लेके जाए, कुछ ठोस नेटवर्क के तहत काम करें, ताकि इसके लिए कुछ हो। थैंक यू। आप गीता? मैं अच्छा हूँ, बच्चों को नाम? अनीता। अनीता शर्मा। हुआ है, सभी बहनें जो है एक जैसे ही बोलेंगी, क्योंकि सभी महिलाओं से जुड़ा हुआ होता है। डोमेस्टिक वायलेंस या डॉली का जो होता है सभी स्टेटों में एक जैसे ही रहेगा, चाहे किसी स्टेट में ज्यादा। उत्तर प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ तो शुरू से ही डॉली को लेके बहुत सारे मामले आते हैं और डॉली यहाँ ज्यादा दी जाती है और दी जाती है। परंतु मैं अपने स्टेट की बात करूँ तो हमारे स्टेट में डॉली को लेके उत्तराखंड और यूपी को देखकर और पंजाब और हरियाणा को देखकर इसका अनुसरण किया जाता है। पहले हमारे यहाँ ये होता था कि जब लड़की की शादी होती थी तो लड़की वालों को लड़के वाले जो दहेज देते हैं, अदरवाइज लड़की शादी को लड़की देते ही नहीं थे। तो अब उसके उल्ट हो गया है। तो मैम हमारे हिमाचल में जो है डोमेस्टिक वायलेंस के कई कारण है, डॉली को लेके भी है और जो ड्रग है उसको लेके भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो एडिक्शन जो है इसको भी इसमें मतलब इसकी वजह से भी वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस जो होती है। और उसके पीछे कारण को देख के फिर वो यही आता है कि डॉली ही मेन कारण रहता है। तो अब एक डॉली के पीछे लड़की जो है वो प्रताड़ित तो होती है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, उसके बाद वो अपना एक आवाज कहाँ उठाती है, वो पुलिस के पास जाती है। पुलिस के पास जब जाती है तो वहाँ उसकी FIR लॉन्च नहीं होती है, तो क्योंकि वो एविडेंस मांगते हैं। क्या एक लड़की जो है जो अपने ससुराल से उठकर पुलिस थाने में गई है, तो क्या एक और एविडेंस की जरूरत होनी चाहिए FIR लॉन्च करने में? तो ये जो है FIR लॉन्च करने के लिए एक सरल सा तरीका होना चाहिए कि जब लड़की इतनी हिम्मत करके कोई औरत पुलिस थाने में चलेगी, तो एक फोबिया तो थाने का है, क्योंकि औरत आसानी से थाने में नहीं जा पाती है। तो इसके लिए जो FIR जो है उसमें एक सरल तरीका होना चाहिए। एविडेंस जो वो जब कोर्ट में बारी आती है तो उस टाइम कोर्ट में वो प्रोड्यूस करे, वो थाने में उसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब हमारा जो 498 है या 498 है, ये मतलब मरने के बाद क्यों लागू होता है? ये जब डॉली दी जाती है उससे पहले इसको लागू क्यों नहीं किया जाता है? तो इसके ऊपर भी सोचने की बात है। हमारे यहाँ हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में कहूँगी, हिमाचल में डॉली प्रोविजन ऑफिसर जो है वो डेवलप नहीं किए गए हैं, तो ये भी होने चाहिए। और मैं जब भी हमारा कोई एक्ट बनता है, चाहे किसी भी कानून को ले लो, मेरी